Assalamu alaikum everyone. My name is Amir Yasin, O and A-level physics teacher. You are currently watching my YouTube channel Physics with Amir Yasin. If you want to get free lectures, free notes and free past paper solutions, then subscribe to my channel and press bell icon to stay updated with latest content. In this lesson, first of all, we will discuss structure of paper 51, 52, 53. Then we will discuss how to attempt analysis, evaluation and conclusion question. Then we will discuss what are the steps necessary to attempt analysis, evaluation and conclusion question. And then we'll discuss marks distribution associated with all the steps necessary to attempt analysis, evaluation and conclusion question. And we will discuss all these things through an example of past year question. So let's start. अगर आपको याद हो तो पेपर 5 की पिछली वीडियो में भी सबसे पहले मैंने पेपर 5 का स्ट्रक्चर बताया था। मैंने बताया था कि पेपर 5 कंसिस्ट ऑफ टू क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 को प्लानिंग क्वेश्चन बोलते हैं। प्लानिंग क्वेश्चन का दूसरा नाम डिजाइन एक्सपेरिमेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 2 को एनालिसिस, इवैल्यूएशन एंड कंक्लूजन क्वेश्चन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के भी 15 मार्क्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के भी 15 मार्क्स होते हैं। तो फिर पेपर 5 के टोटल 30 मार्क्स होते हैं। पेपर 5 में टोटल 2 क्वेश्चंस होते हैं और पेपर 5 की टाइम ड्यूरेशन 1 आवर एंड 15 मिनट्स होती। पिछली वीडियो में मैंने डिटेल में जर्नल मेथड बताया था कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट करना हो तो कैसे अटेम्प्ट करोगे। आज बताने लगा हूं कि अगर आपने एनालिसिस, एवेल्युएशन और कंक्लूजन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना हो कैसे अटेम्प्ट करोगे। आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 को अटेम्प्ट करने का जनरल पैटर्न बता रहा हूं, जनरल मेथड बता रहा हूं। जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप इस मेथड को समझते हो तो फिर एनालिसिस, एवेल्युएशन और कंक्लूजन का क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। स्क्रीन पर मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चन शो कर दिया। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ोगे, समझोगे, वीडियो पॉज करके और फिर दोबारा से वीडियो को प्ले करके देखोगे कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करूं। उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया। अगर आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ी तो एग्जामिनर सेज कि आप लेंथ चेंज करते जाते हो इस सिचुएशन में और कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस फाइंड करते जाते हो। जो आपने लेंथ और रेजिस्टेंस की वैल्यूज फाइंड की वो कुछ इस तरीके से थी। आप लेंथ चेंज करते गए और कॉरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस फाइंड करते गए। लेंथ को एग्जामिनर लेटर एल से रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हर क्वेश्चन में एनालिसिस, एवेल्युएशन और कंक्लूजन के क्वेश्चन में ऐसे एग्जामिनर टेबल शो कर देता है। टेबल के अंदर कुछ कॉलम्स एग्जामिनर ने इंक्लूड किए होते हैं, कुछ वैल्यूज एग्जामिनर ने बताई होती हैं और कुछ कॉलम्स एग्जामिनर आपको इंक्लूड करने के लिए कहता है। कुछ वैल्यूज एग्जामिनर आपको बताने के लिए कहता है। अगर हम इस क्वेश्चन के पार्ट्स को वन बाय वन डिस्कस करें तो फर्स्ट पार्ट में अगर आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ी है तो फर्स्ट पार्ट में एग्जामिनर कह रहा है कि अगर आप एट द एंड आर वर्सेस एल स्क्वेयर ग्राफ प्लॉट करते हो तो आर वर्सेस एल स्क्वेयर ग्राफ से गिवन इक्वेशन की वैलिडिटी कैसे कंफर्म होगी। तो इस पार्ट का आंसर कैसे बताओगे मैं एक्सप्लेन करने लगूं। अब गिवन इक्वेशन कैसे है, रो इज इक्वल्स टू आर माइनस आर नॉट ओवर एल स्क्वेयर इनटू वी। अब अगर मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखूं ऐसे लिख सकता हूं कि आर ओवर वी इज इक्वल्स टू आर माइनस आर नॉट ओवर एल स्क्वेयर। अगर मैं वी को इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेके जाऊं तो वो रो से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं एल स्क्वेयर को भी इक्वेशन के दूसरी साइड पे लेके जाऊं तो इस तरह बनेगा रो ओवर वी इंटू एल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू आर माइनस आर नॉट। उसके बाद अगर मैं आर को सब्जेक्ट बनाऊं
तो फिर आर रो ओवर वी इंटू एल स्क्वेयर प्लस आर नॉट के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा? तो सबसे पहले मैंने गिवन इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया। अब अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूं विद इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, उम्मीद है कि आपको पता होगा कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब अगर मैं r को y एक्सिस के अलॉन्ग लेबल करूं और एल स्क्वेयर को एक्स एक्सिस पर लेबल करूं, यानी कि वाई एक्सिस पर मैं आर को रखूं और एक्सिस पर एल स्क्वेयर को रखूं, तो मुझे बताओ कि इस कंपैरिजन से मुझे नहीं पता लग रहा कि फिर आर वर्सेस एल स्क्वेयर ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, क्योंकि गिवन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के साथ कंपेयर हो गई है, तो आर वर्सेस एल स्क्वेयर ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा नहीं बनेगा? ना सिर्फ ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा बल्कि स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से भी पास नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इस सिचुएशन में वाई इंटरसेप्ट देखो जीरो नहीं। तो अगर मैं आर वर्सेस एल स्क्वेयर ग्राफ बनाऊं, ग्राफ स्ट्रेट लाइन बने, ओरिजिन से पास ना करे, तो फिर मुझे कंफर्म नहीं हो जाएगा कि गिवन एक्सप्रेशन वैलिड है। तो आर वर्सेस एल स्क्वेयर ग्राफ बनाकर हम गिवन इक्वेशन की वैलिडिटी को कैसे कंफर्म कर सकते हैं, उम्मीद है कि आपने समझ लिया। उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन के पार्ट ए को समझ लिया। अब अगर आप पार्ट बी देखो, तो पार्ट बी में एग्जामिनर कह रहा है कि टेबल के अंदर आपने एल स्क्वेयर का कॉलम इंक्लूड करना है और एल स्क्वेयर की हर एक वैल्यू के लिए साथ ही साथ आपने एब्सोल्यूट एरर भी फाइंड करना है। तो अगर आपको एल की वैल्यूज गिवन हो तो फिर एल स्क्वेयर की वैल्यूज फाइंड करना कोई मुश्किल बात नहीं। मिसाल के तौर पर देखो, पहले मैं एल स्क्वेयर का कॉलम इंक्लूड कर रहा हूं टेबल के अंदर। ये ना सिर्फ मैंने एल स्क्वेयर की कॉलम हेडिंग दे दी बल्कि साथ ही साथ एल स्क्वेयर की यूनिट भी लिख दी। अब एल की फर्स्ट वैल्यू क्या है? 6.0 ना, और प्लस माइनस 4 उसका एब्सोल्यूट एरर है। तो अगर एल की वैल्यू 6.0 हो तो एल स्क्वेयर की वैल्यू फिर 36 बनेगी नहीं बनेगी? अब अगर आपने एल स्क्वेयर की इस वैल्यू का डायरेक्टली एब्सोल्यूट एरर बताना हो, कैसे बताओगे? एक्सप्लेन करने लगो। एएस में आपने एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के मेथड्स पढ़े थे। यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट मेथड्स बताने लगूँ कि अगर आपने किसी भी वैल्यू के एब्सोल्यूट एरर डायरेक्टली फाइंड करना हो, कैसे फाइंड करोगे? पहले मैं स्क्वेयर वाली वैल्यू के एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने का मेथड बता रहा हूँ। मिसाल के तौर पर एल की फर्स्ट वैल्यू 6.0 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर है ना, तो एल की इस वैल्यू के लिए अगर आपने एल स्क्वेयर का एब्सोल्यूट एरर डायरेक्टली फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करोगे? मेरी बात और से सुनना। स्क्वेयर ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल माइनस स्क्वेयर ऑफ एक्चुअल वैल्यू ऑफ एल। बताओ कि एल की जो फर्स्ट वैल्यू है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 6.4 बनेगी ना, और एक्चुअल वैल्यू 6 है, तो 6.4 स्क्वेयर माइनस 6 स्क्वेयर, आपके पास एल स्क्वेयर की फर्स्ट वैल्यू का एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। राउंड करके लिखो तो 5 बनेगा। इसी तरीके से एल की सेकंड वैल्यू 10.0 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर। अब अगर आप एल की सेकंड वैल्यू का एब्सोल्यूट एरर डायरेक्टली बताओ तो कैसे बताओगे? पहले अगर आप एल की सेकंड वैल्यू के लिए एल स्क्वेयर फाइंड करो। अगर एल की वैल्यू 10 हो तो फिर एल स्क्वेयर की वैल्यू 100 बनेगी नहीं बनेगी? सोच सकते हो कि एल स्क्वेयर की सेकंड वैल्यू का एब्सोल्यूट एरर फिर क्या बनेगा? स्क्वेयर ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल माइनस स्क्वेयर ऑफ एक्चुअल वैल्यू ऑफ एल। तो सेकंड वैल्यू के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू बनेगी वो 10.4 है और जो एक्चुअल वैल्यू वो 10 है। तो 10.4 स्क्वेयर माइनस 10 स्क्वेयर जब आप कैलकुलेटर से देखोगे तो राउंड करके वैल्यू आपके पास 8 आएगी। तो एल स्क्वेयर की की सारी वैल्यूज का एब्सोल्यूट एरर डायरेक्टली कैसे फाइंड करोगे? उम्मीद है कि आपने समझ ली। तो इस टेबल को अगले पेज पर मैंने कंप्लीट किया हुआ है। मैं टेबल आपको शो कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले अब मैं आपको ये बताने लगूँ कि अगर आपने किसी भी सिचुएशन में एब्सोल्यूट एरर डायरेक्टली फाइंड करना हो, कैसे फाइंड करोगे? मिसाल के तौर पर अज्यूम कर रहा हूं
कि हमें जो x की वैल्यू गिवन है वो 6.0 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर्स। अब अगर आपने इस x की वैल्यू से x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी हो तो कोई मुश्किल बात नहीं, जब x की वैल्यू है आपके पास उसका स्क्वायर ले लोगे ना, x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर आपने x स्क्वायर की वैल्यू का एब्सोल्यूट एरर डायरेक्टली बताना हो, कैसे बताओगे? स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x माइनस स्क्वायर ऑफ एक्चुअल वैल्यू ऑफ x। इसी तरीके से अगर आपको x की वैल्यू गिवन हो और आपने x क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी हो तो x की वैल्यू से x क्यूब फाइंड करना कोई मुश्किल बात नहीं। लेकिन अगर आपने x क्यूब की वैल्यू का एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना हो, कैसे फाइंड करोगे? क्यूब ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x माइनस क्यूब ऑफ एक्चुअल वैल्यू ऑफ x। इसी तरीके से अगर आपने x से x4 की वैल्यू फाइंड करनी होती, x4 का एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना होता, कैसे फाइंड करते? कि x की मैक्सिमम वैल्यू की पावर 4 माइनस x की एक्चुअल वैल्यू की पावर 4। उम्मीद है आपने समझ लिया। इसी तरीके से अगर आपने 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड करनी हो और 1 ओवर x का एब्सोल्यूट एरर डायरेक्टली बताना हो, स्क्रीन पर आपके सामने लिखा हुआ है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। 1 ओवर मिनिमम वैल्यू ऑफ x माइनस 1 ओवर एक्चुअल वैल्यू ऑफ x। अगर आप गौर करो तो बाकी सारी सिचुएशंस के लिए मैं मैक्सिमम माइनस एक्चुअल करता था। लेकिन यहाँ पर 1 ओवर x के लिए मैं एरर कैसे फाइंड कर रहा हूँ? 1 ओवर मिनिमम माइनस 1 ओवर एक्चुअल। उम्मीद है कि आपने समझ ली। इसी तरीके से अगर आपको log x की वैल्यू फाइंड करनी हो, x की वैल्यू से फाइंड कर लोगे। लेकिन अगर आपने log x का एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना हो, अगेन कैसे फाइंड करोगे? कि log ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x माइनस log ऑफ एक्चुअल वैल्यू ऑफ x। उम्मीद है कि आपने समझ लिया। इसी तरीके से अगर आपको दो वैल्यूज गिवन हो, एक x की वैल्यू, दूसरी y की वैल्यू, और आपने x रेशियो y फाइंड करनी हो और x रेशियो y का एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना हो, कैसे फाइंड करोगे? ये भी स्क्रीन पर आपके सामने लिखा हुआ है कि x की मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय y की मिनिमम वैल्यू माइनस x की एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाय y की एक्चुअल वैल्यू। उम्मीद है कि आपने समझ लिया। तो कुछ सिचुएशंस के लिए मैंने आपको बता दिया कि आप एब्सोल्यूट एरर डायरेक्टली कैसे बताओगे। बाकी सिचुएशंस के लिए जैसे-जैसे मैं आपके साथ पास्ट ईयर क्वेश्चन डिस्कस करता जाऊँगा, बताता जाऊँगा कि किस सिचुएशन के लिए एब्सोल्यूट एरर डायरेक्टली कैसे फाइंड करते हैं। उम्मीद है कि आपने समझ लिया। तो जो एग्जामिनर ने हमें टेबल कंप्लीट करने के लिए कहा था, वो देखो मैंने कंप्लीट कर लिया। एल की वैल्यूज गिवन थी, आर की वैल्यूज गिवन थी, एल स्क्वायर का हमने कॉलम इंक्लूड करना था और एल स्क्वायर की हर एक वैल्यू के साथ मैंने उसका एब्सोल्यूट एरर बताना था, जो कि लिख दिया। अगर आप टेबल को देखो, जो मेथड मैंने बताया था, उस मेथड से मैंने एल स्क्वायर की हर एक वैल्यू का एब्सोल्यूट एरर लिख तो दिया, लेकिन क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, देख सकते हो कि एल स्क्वायर की किस वैल्यू का एब्सोल्यूट एरर मैंने सही नहीं लिखा? अगर आपने चेक कर लिया है, तो फिर आपको समझ में आ गया होगा कि एल स्क्वायर की हर एक वैल्यू का एब्सोल्यूट एरर मैंने सही लिखा है, कोई मिस्टेक नहीं है। तो उम्मीद है कि आपने यहाँ तक समझ लिया, इससे आगे चल रहा हूँ। उसके बाद अगर आप अगला पार्ट पढ़ो, पार्ट C1। एग्जामिनर कहता है इसके बाद कि आपने आर वर्सेस एल स्क्वायर ग्राफ प्लॉट करना है। ना सिर्फ आपने आर वर्सेस एल स्क्वायर ग्राफ प्लॉट करना है, बल्कि एल स्क्वायर की हर एक वैल्यू के साथ आपने एरर बार्स भी ग्राफ में शो करने हैं। एरर बार कहते किसे हैं? एरर बार को ग्राफ में कैसे शो करते हैं, डिटेल में बताने लगूँ। लेकिन उससे पहले देखो कि एग्जामिनर ने आपको आर वर्सेस एल स्क्वायर ग्राफ बनाने के लिए कहा तो सही, लेकिन ना सिर्फ एग्जामिनर ने एक्सिस लेबल किए हुए हैं, एग्जामिनर ने ना सिर्फ लेबल किया हुआ है खुद से कि एक्स एक्सिस पर आप कौन सी क्वांटिटी रखोगे, वाई एक्सिस पर कौन सी क्वांटिटी रखोगे, बल्कि साथ ही साथ एग्जामिनर ने स्केल भी लेबल किया हुआ। एएस के पेपर 3 में जो हमें प्रॉब्लम आती थी, या स्टूडेंट्स को जनरली जो प्रॉब्लम आती है, वो स्केल सेट करते हुए प्रॉब्लम आती थी। तो पेपर 5 में क्वेश्चन नंबर 2 में स्केल एग्जामिनर ने लेबल करके दिया होगा। तो आपने सबसे पहले क्या करना होगा कि पॉइंट्स लेबल करने होंगे।
ग्राफ के ऊपर ना सिर्फ आप ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स लेबल करोगे टेबल को देखकर, टेबल से आप एल स्क्वायर की हर एक वैल्यू के लिए आर की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू लेबल कर सकते हो ना। तो ना सिर्फ आपने ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स लेबल करने होंगे, बल्कि हर एक पॉइंट के पॉजिटिव और नेगेटिव एरर को भी ग्राफ में आपने शो करना होगा। जब आप हर एक पॉइंट के पॉजिटिव और नेगेटिव एरर को ग्राफ में शो कर रहे होगे, तो इसका मतलब है कि आप हर एक पॉइंट का एरर बार ग्राफ में शो कर रहे होगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया कि एरर बार कहते किसे हैं। मिसाल के तौर पर नेक्स्ट पेज पर ये देखो मैंने ना सिर्फ पॉइंट्स को ग्राफ में लेबल कर दिया, बल्कि हर एक पॉइंट के एरर बार भी बना दिए। अब ये पॉइंट्स मैंने कैसे लेबल किए? पॉइंट्स मैंने इस टेबल से लेबल किए। मिसाल तौर पर एल स्क्वायर की फर्स्ट वैल्यू 36 है और एल स्क्वायर की फर्स्ट वैल्यू का एब्सोल्यूट एरर प्लस माइनस 5 है। तो देखो इस वैल्यू को मैंने ग्राफ में कैसे शो किया है, मैं ज़ूम इन करके बता देता हूँ। ये देखो, उम्मीद है कि अब आपको ज़्यादा क्लियरली ग्राफ नज़र आ रहा होगा। तो ये जो मैंने वैल्यू लेबल की हुई है, पहली वैल्यू, ये वैल्यू, ठीक है? ये 36 है, राइट? एल स्क्वायर की बात करूँ और 36 के लिए जो आर की पहली वैल्यू थी, वो 25 थी, मेरा ख़्याल है। तो मैंने ना सिर्फ़ हाँ जी, एल स्क्वायर की फर्स्ट वैल्यू की जो कॉरस्पॉन्डिंग आर की वैल्यू थी वो 25 थी। तो ये देखो, ना सिर्फ मैंने एल स्क्वायर के लिए कॉरस्पॉन्डिंग आर की वैल्यू लेबल कर दी, बल्कि साथ ही साथ एग्जामिनर ने कहा हुआ था कि आपने एल स्क्वायर के एरर बार्स भी इंक्लूड करने। एल स्क्वायर के एरर बार्स इंक्लूड करने का मतलब है कि आपने एल स्क्वायर की हर एक वैल्यू के पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर को भी ग्राफ में शो करना है। अब अगर आपको याद हो तो फर्स्ट वैल्यू एल स्क्वायर की 36 थी और उसका एब्सोल्यूट एरर प्लस माइनस 5 था। तो आप 36 में 5 ऐड करोगे, 36 में से 5 माइनस करोगे, जो 2 वैल्यूज़ आएँगी, उन 2 वैल्यूज़ को आप उस तरीके से लाइन्स की फॉर्म में शो कर दोगे, जो मैंने शो की हुई ऐसे। एक लाइन देखो ये मैंने शो की हुई है और एक लाइन ये शो की हुई है, जिन पे मैंने टिक लगाया, वर्टिकल लाइन्स की बात करूँ। तो 36 में 5 ऐड किया, 41 पर एक लाइन लगा दी, 36 में से 5 माइनस किया, 31 पर लाइन लगा दी। उम्मीद है कि आपने समझ ली, सही? तो उसके बाद इन दोनों वर्टिकल लाइन्स को मैं उस तरीके से आपस में जॉइन कर दूँगा, जैसे मैंने ब्लू लाइन शो की। असल में जो एरर बार है ना, ये ब्लू लाइन है। जो 2 वर्टिकल लाइन्स है ना, उनको आप पॉइंट्स में से पास करते हुए आपस में जॉइन कर दोगे, तो एल स्क्वायर की फर्स्ट वैल्यू का एरर बार आ जाएगा। उम्मीद है कि आपने समझ ली। उसके बाद एल स्क्वायर की जो दूसरी वैल्यू थी, वो 100 थी, ये देखो। और 100 पर कॉरस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस थी, उस पर आपने पॉइंट शो कर दिया। लेकिन एल स्क्वायर की जो दूसरी वैल्यू थी, उसका एब्सोल्यूट एरर अगर आपको याद हो, प्लस माइनस 8 था। तो 100 में 8 ऐड करोगे, ये एक लाइन आ जाएगी। 100 में से 8 माइनस करोगे, तो दूसरी लाइन लगा दोगे। तो फिर आपने 100 के एरर बार्स को भी ग्राफ में शो कर दिए और फिर जो आपने 2 वर्टिकल लाइन्स बनाई हैं, उन दोनों वर्टिकल लाइन्स को ये देखो पॉइंट में से पास करते हुए आपस में जॉइन कर दोगे, तो आपके पास 100 का भी एरर बार आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपने समझ लिया कि एरर बार्स कैसे बनाते हैं। तो ना सिर्फ आपने पॉइंट्स को डायग्राम में शो कर दिया, बल्कि एल स्क्वायर की हर एक वैल्यू के लिए आपने एरर बार्स भी बना दिए। एरर बार्स या तो अलोंग एक्स एक्सिस हम बनाते हैं या फिर अलोंग वाई एक्सिस बनाते हैं। एग्जामिनर इनडायरेक्टली बताता है कि आपने एरर बार्स अलोंग एक्स एक्सिस बनाने या फिर अलोंग वाई एक्सिस बनाने। उम्मीद है कि आपने समझ ली। उसके बाद लाइन ऑफ बेस्ट फिट आप पहले भी बनाते थे, अब भी बनाओगे। याद है? लाइन ऑफ बेस्ट फिट पेपर 3 में आपने पढ़ा था कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट की 3 प्रॉपर्टीज होती हैं कि लाइन शुड पास थ्रू मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स और फिर जो पॉइंट्स लाइन पे लाई नहीं कर रहे, जितने पॉइंट्स
लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं उतना ही तकरीबन नीचे लाई लाई करें, यानी कि जो पॉइंट्स लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहे उनकी इक्वल स्कैटरिंग हो अलोंग द लाइन, और जो पॉइंट्स लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहे दे शुड बी एज क्लोज एज पॉसिबल टू द लाइन। बहरहाल लाइन ऑफ बेस्ट फिट कैसे बनाते हैं ये आपने पढ़ा हुआ है ओ लेवल्स में और एस में भी। तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट आप बना लोगे। लाइन ऑफ बेस्ट फिट को आपने सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करना है, उस लाइन को लेबल भी करना है, जैसे कि अब देखो मैं लेबल कर रहा हूं कि ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट है। उम्मीद है कि आपको नजर आ रहा है। ना सिर्फ आपने लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनानी है बल्कि साथ ही साथ वर्स एक्सेप्टेबल लाइन भी बनानी है। अब वर्स एक्सेप्टेबल लाइन बनाने का मैं आपको इजी और डायरेक्ट मेथड बताने लगूं। फर्स्ट एरर बार और लास्ट एरर बार को ज्वाइन कर लो थ्रू अ स्ट्रेट लाइन, आपके पास वर्स एक्सेप्टेबल लाइन आ जाएगी। और जब आप फर्स्ट और लास्ट एरर बार्स को ज्वाइन करोगे तो कैसे ज्वाइन करोगे? अपोजिट एंड्स को ज्वाइन करोगे। क्या मतलब है कि अगर आप फर्स्ट एरर बार का लेफ्ट एंड यूज कर रहे हो तो लास्ट एरर बार का राइट एंड यूज करोगे, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि फर्स्ट एरर बार के राइट एंड को लास्ट एरर बार के लेफ्ट एंड के साथ ज्वाइन कर दो, आपके पास वर्स एक्सेप्टेबल लाइन आ जाएगी। तो वर्स एक्सेप्टेबल लाइन आप दो तरीकों से बना सकते हो। दोनों तरीके उम्मीद है कि आपने समझ लिए हैं। आप कोई एक मेथड यूज करोगे, लाइन ऑफ बेस्ट फिट को यूजुअली सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्स एक्सेप्टेबल लाइन को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन बेशक डॉटेड और सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करो या फिर दोनों लाइंस को सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करो, आपने हमेशा वर्स एक्सेप्टेबल लाइन और लाइन ऑफ बेस्ट फिट को लेबल करना है। जैसे देखो मैंने लेबल किया, ना सिर्फ मैंने लिख दिया कि इनमें से लाइन ऑफ बेस्ट फिट कौन सी है और वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन कौन सी है, आपने भी ऐसे लिखना है। फिर लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाने के बाद, वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन बनाने के बाद आप ग्रेडियंट कैलकुलेट करोगे। ना सिर्फ आप लाइन ऑफ बेस्ट फिट का ग्रेडियंट कैलकुलेट करोगे बल्कि वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन का ग्रेडियंट भी कैलकुलेट करोगे। याद है आपने एस में पढ़ा था कि ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए हम ट्राइंगल बनाते हैं और ट्राइंगल के थ्रू हम ग्रेडियंट फाइंड करते हैं। तो आप दो ट्राइंगल्स शो करोगे लाइन ऑफ बेस्ट फिट की ट्राइंगल सॉलिड लाइंस के थ्रू बनाते हैं और वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन की ट्राइंगल डॉटेड लाइन के थ्रू बनाते हैं। दोनों लाइंस को आप लेबल करोगे, जैसे मैं लेबल कर रहा हूं। देखो कि जो सॉलिड लाइन है ये ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट कर रही है, सॉलिड ट्राइंगल ग्रेडियंट ऑफ बेस्ट फिट, और जो डॉटेड ट्राइंगल है ये डॉटेड ट्राइंगल ग्रेडियंट ऑफ वर्स एक्सेप्टेबल लाइन को रिप्रेजेंट कर रही मैं थोड़ा छोटा करके लिखा है लेकिन उम्मीद है कि आपसे पढ़ा जाएगा। तो आप ना सिर्फ ग्रेडियंट फाइंड करोगे बेस्ट फिट का बल्कि वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन का ग्रेडियंट भी फाइंड करोगे। फॉर एग्जांपल ये देखो मैंने फाइंड किया है, ना सिर्फ मैंने बेस्ट फिट का ग्रेडियंट फाइंड किया हुआ है बल्कि साथ ही साथ वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन का ग्रेडियंट भी फाइंड किया हुआ है। तो आपके पास जब आप लाइन ऑफ बेस्ट फिट का ग्रेडियंट फाइंड कर रहे हो वो ग्रेडियंट का आंसर होगा। साथ ही साथ आपने एरर इन ग्रेडियंट भी बताना होगा। एरर इन ग्रेडियंट कैसे बताओगे? जो दो आपने ग्रेडियंट फाइंड किए होंगे, एक बेस्ट फिट का और दूसरा वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन का, दोनों ग्रेडियंट्स को सेपरेट कर लोगे, आपके पास एरर इन ग्रेडियंट आ जाएगा। लेकिन हमेशा बड़े ग्रेडियंट में से छोटे ग्रेडियंट को सेपरेट करोगे तो आपके पास एरर इन ग्रेडियंट आ जाएगी। उम्मीद है कि आपने समझ ली। उसके बाद इसी तरीके से अगर आपने वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना होता तो दो वाई इंटरसेप्ट फाइंड करते, एक बेस्ट फिट का, दूसरा वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन का। फिर अगर आपने एरर इन वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना होता तो जो दो आपने वाई इंटरसेप्ट फाइंड किए होते दोनों को सेपरेट कर देते तो आपके पास एरर इन वाई इंटरसेप्ट आ जाता। उम्मीद है कि आपने समझ ली। उसके बाद फिर एग्जामिनर आपको कैलकुलेशन कुछ करने के लिए कह सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आप पार्ट डी को पढ़ो तो एग्जामिनर ने वॉल्यूम बता दिया
और डेंसिटी फाइंड करने के लिए कहा। अगर आपको याद हो तो जो मैंने कंपैरिजन करके दिया था शुरू में, दोबारा मैं दिखा भी देता हूँ। उस कंपैरिजन से मुझे इक्वेशन ऑफ ग्रेडियंट नहीं पता लग गई थी। अगर आप इस कंपैरिजन को देखो, हाँ, तो फिर मुझे यहाँ से पता नहीं लग रहा कि इक्वेशन ऑफ ग्रेडियंट क्या है। एम ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करता है ना, तो इक्वेशन ऑफ ग्रेडियंट रो ओवर वी बन रही है कि नहीं बन रही। ग्रेडियंट इस सिचुएशन में रो ओवर वी के इक्वल है। तो इस इक्वेशन को मैं लास्ट पार्ट की कैलकुलेशन के लिए देखो यूज करने लगूं। ये यहां पर मैंने लिख दिया कि ग्रेडियंट रो ओवर वी के इक्वल है। तो फिर अगर मैं रो को सब्जेक्ट बनाऊं, डेंसिटी जो कि मैंने फाइंड करनी थी, वो ग्रेडियंट इनटू वी के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। ये तो ग्रेडियंट आपने पिछले पार्ट में फाइंड किया हुआ है, v की वैल्यू एग्जामिनर ने बताई हुई है, तो जब आप दोनों वैल्यूज यहाँ पर पुट करोगे तो आपके पास रो यानी कि डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो डेंसिटी मैंने फाइंड कर ली। अब साथ ही साथ मैंने एरर इन डेंसिटी फाइंड करना है। ये देखो एग्जामिनर ने कहा हुआ है कि आपने एरर इन डेंसिटी भी साथ ही साथ फाइंड करना है। तो फिर ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये वाला एक्सप्रेशन, ये इस एक्सप्रेशन में पहले आप बेस्ट फिट का ग्रेडियंट पुट करोगे तो आपके पास एक डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। फिर वर्स्ट एक्सेप्टेबल का ग्रेडियंट पुट करोगे तो डेंसिटी की दूसरी वैल्यू आ जाएगी। सेम एक्सप्रेशन में ग्रेडियंट की जगह पहले आप बेस्ट फिट लाइन का ग्रेडियंट पुट करोगे, फिर वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन का ग्रेडियंट पुट करोगे, आपके पास दो डेंसिटीज की वैल्यूज आ जाएगी। दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास एरर इन डेंसिटी आ जाएगा। उम्मीद है कि आपने समझ लिया। देखो मैंने भी यही किया हुआ है। अब अगर आपको पूरा पेज अगर नज़र आ रहा है जो मैंने कैलकुलेशन की हुई, तो उम्मीद है कि आपने समझ लिया कि एनालिसिस, इवैल्यूएशन एंड कंक्लूजन क्वेश्चन को जनरली कैसे अटेम्प्ट करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। आने वाली वीडियोस में फिर मैं डिफरेंट ईयर्स के पास्ट ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, डिफरेंट ईयर्स के पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा, प्लानिंग क्वेश्चन के लिए भी, एनालिसिस और एवेल्युएशन क्वेश्चन के लिए भी। तो वहां से फिर आपको और बेहतर समझ में आता जाएगा कि इन दोनों क्वेश्चंस को आप कैसे अटेम्प्ट करोगे। तो मैंने आपको प्लानिंग क्वेश्चन के भी जनरल स्टेप्स बता दिए, एनालिसिस, एवेल्युएशन, कंक्लूजन क्वेश्चन के भी जनरल स्टेप्स बता दिए। अगर आप इन जनरल स्टेप्स को याद रखते हो तो हर एक क्वेश्चन को आप इजीली इंशाल्लाह अटेम्प्ट कर लोगे। Now, if you want to further practice topical worksheets of this topic, if you want to get detailed notes of this topic, then go to my website, that is www.physicswithamiryasin.com. There you will find free learning resources. Click on free learning resources, then click on IGCSE O levels, AS or A2. There you will find notes for all the chapters, all the topics. You will find topical worksheets of all the chapters, all the topics. You will find past papers and you will find syllabus and much more. Practice these things, you will easily get A and A star grade.